नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टीन साइंस प्लेनेट की तरफ से आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। अभी हम NCERT का ब्रिज कोर्स कर रहे हैं क्लास 8 के लिए साइंस सब्जेक्ट में। इससे पहले हम वीडियोस बना चुके हैं। आप पहले जाके YouTube पे चेक कर लीजिए, हमारी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन हमारे नीचे अवेलेबल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं। आज की एक्टिविटी रहेगी सेकंड वीक की, वीक 2 सेकंड एक्टिविटी। थीम रहेगी फूड के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे अभी तक आपने देखा होगा, NCERT ने जो ब्रिज कोर्स डिज़ाइन किया है, हर एक एक्टिविटी के थ्रू हमें कुछ डिफरेंट कॉम्पिटेंसी को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्टिकुलर इस वाली एक्टिविटी में हमें कॉम्पिटेंसी बैलेंस फूड के बारे में बताया जाएगा। बैलेंस फूड को हम समझेंगे, बैलेंस फूड क्या होता है, अगर हम बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हैं तो उससे क्या डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएंगी, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी 2.2। Good nutritious food along with good dietary habits results in sound health and good mental growth. No need to explain, हम सबको पता है कि अगर हम बैलेंस फूड खाएं, हेल्दी फूड खाएं तो नॉट ओनली हमारा साउंड हेल्थ रहेगी बल्कि मेंटल हेल्थ भी हमारी बहुत अच्छी रहेगी। यू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड एवरी डे टू कीप योर बॉडी हेल्दी, ऑब्टेन एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। It also protects the body from several diseases and keeps it fit and healthy. Same lines repeat है, वही मतलब है। Why do you need a variety of food? Try to answer the following question. What kind of nutrients does food contains? Different activities में NCERT में पहले भी आपने 6th और 7th क्लास में पढ़ा है। India is a very diverse country. From Kanyakumari to Kashmir, आसाम से लेके गुजरात तक। आप वहाँ का कल्चर देख लीजिए, खान पान देख लीजिए, रहन सहन देख लीजिए, सब कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा। सॉयल से लेके फेस्टिवल से लेके देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडियन कल्चर। सेम विद द फूड। कहीं आपको फॉर एग्जांपल आप साउथ बेल्ट में जाएंगे जहाँ सीशोर नज़दीक पड़ेगा, वहाँ आपको फिश का, नॉन वेज का ज़्यादा मिलेगा। वेयर एज इन दिस हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वाले बेल्ट में आपको वेजिटेरियन ज़्यादा मिलेंगे। इस तरह से वैरायटी है। कहीं आपको राइस मिल रहा है, कहीं आपको चपाती मिल रही है, कहीं ढोकला मिल रहा है, कहीं कुछ। तो वही फूड्स के बारे में बता रहा है कि हम डिफरेंट फूड्स खाते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स डज फूड कंटेन? फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? डू ऑल फूड आइटम हैव द सेम न्यूट्रिएंट्स? अभी जैसे मैं बात करूं किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स फूड में होते हैं, तो मोटे तौर पे बात करें, स्टार्टिंग विद द कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट रहेंगे जो मेजोरिटी में हम खाते हैं। फॉर एग्जांपल चपाती एंड राइस, व्हीट एंड राइस। सेकंड फैट। दीज टू आर टर्म्ड एज एनर्जी गिविंग फूड। ये एनर्जी गिविंग फूड की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड वन इज प्रोटीन। प्रोटीन का क्या पर्पस रहता है? प्रोटीन ग्रोथ के लिए यूज में आता है। वेयर एज इन केस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, दीज आर बॉडी प्रोटेक्शन के लिए यूज आएंगे। ये इसको कहेंगे बॉडी ग्रोथ। नेक्स्ट इज फाइबर बोल दीजिए या रफेज बोल दीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाटर।
कुछ किताबों में वाटर को न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड करते हैं, कुछ में नहीं करते। ऑन एन एवरेज वाटर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स हमारी बॉडी का, तो इसीलिए मैंने उसको इंक्लूड किया है। तो व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स डज फूड कंटेन्स, इतने टाइप के न्यूट्रिएंट्स फूड हमें प्रोवाइड करता है। डू ऑल फूड आइटम्स, मान लिया मैंने ढोकला खाया और मैंने चपाती खाई, क्या दोनों में सेम न्यूट्रिएंट्स हैं? नो, नथिंग लाइक दैट। डू डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कैरी डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी, क्या जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं क्या उनका फंक्शन एक ही है या अलग अलग है? जैसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उनका फंक्शन अलग अलग है। सम न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी, कुछ हमें एनर्जी देते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, व्हाइल अदर हेल्प इन द ग्रोथ, कुछ ग्रोथ में हेल्प करेंगे लाइक प्रोटीन, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, कोई बॉडी को प्रोटेक्शन देंगे। इट विल वर्क एज ए शील्ड, जो विटामिन हैं और मिनरल्स हैं वो हमें एनर्जी नहीं देते हैं। बहुत से बच्चों को एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि विटामिन्स हमें एनर्जी देते हैं, मिनरल्स हमें एनर्जी देते हैं। दे आर नॉट देयर टू प्रोवाइड एनर्जी, दे आर देयर टू सेव अस फ्रॉम द डिजीज, दैट्स व्हाई दे आर कैटेगराइज्ड एज बॉडी प्रोटेक्टिंग फूड। वो हमें शील्ड की तरह काम करते हैं, हमारी बॉडी के लिए शील्ड की तरह काम करेंगे, हमें बीमारियों से बचाएंगे, उनका मेन रोल यही है। थिंक, एनालाइज एंड ट्राई टू गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस। अ मैराथन रनर ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए रेस, एक मैराथन रनर रेस के दौरान और रेस के बाद ग्लूकोज पीता है, क्यों? ग्लूकोज क्या है? बेसिकली ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट है, एंड इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू डाइजेस्ट। जो ग्लूकोज है सबसे ईजीली हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न जब भी कोई आदमी बीमार होता है एंड ही इज़ अनेबल टू हैव लंच ब्रेकफास्ट, मतलब फूड को डायरेक्टली नहीं खा पाता, तो उसको आपने देखा होगा ड्रिप लगा देते हैं। डॉक्टर जाएगा, अरे ये तो बहुत कमज़ोर हो गया, चक्कर आ रहे, खाना नहीं खा पा रहा, ठीक है इसको ग्लूकोज लगा दो, क्योंकि ग्लूकोज को हम सबसे ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं इसीलिए। इन विंटर्स वी इंक्लूड लड्डू इन आवर डाइट, लड्डू हमारी डाइट में ऐड हो जाता है। मम्मी, दादी, बुआ कोई ना कोई घर में रहेंगी जो क्या करेंगे, हमारी डाइट में लड्डू ऐड कर देंगी। बुआ जी आई हैं घर में, बोले ठीक है लड्डू ले आओ, क्यों? क्योंकि लड्डू में क्या रहेगा बेटा, मोस्टली फैट रहता है। लड्डू किससे बनता है? घी से बनता है, तो उसके लिए घी सर्दियों में ज़्यादा अच्छा रहेगा इसीलिए। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड पल्सेस, मिल्क, एग एट्सेट्रा फॉर ए हेल्दी बॉडी एंड प्रॉपर ग्रोथ। अब ये बताओ, पल्सेस है, मिल्क है, एग्स है, इसमें क्या मिलता है हमें? इन सब में मिलता है प्रोटीन, और प्रोटीन किसको चाहिए? ग्रोइंग चिल्ड्रन को चाहिए, बिकॉज दे आर ग्रोइंग, वो ग्रोथ पे है, और बॉडी ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो जो छोटे बच्चे हैं जिनका ग्रोथ हो रहा है, या फिर ओल्ड एज, या फिर बॉडी बिल्डर टाइप जो जिम वगैरह जाते हैं, वो प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं कंपेरेटिव टू एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वी आर एडवाइज्ड टू इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड्स इन आवर डेली डाइट। फ्रूट, वेजिटेबल और दूसरे प्लांट बेस्ड फूड्स को हम डेली डाइट में ऐड करते हैं, बिकॉज दे आर द मीन यू कैन से दे आर द बैकबोन ऑफ द बैलेंस फूड। अगर हम फ्रूट और वेजिटेबल अच्छे से खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, तो वो बैलेंस फूड की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए उनको डेली डाइट में ऐड किया जाता है। वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस एंड डेली एक्टिविटीज़। फाइंड आउट अबाउट द फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, फिल इन द टेबल 13। बेटा अब नेक्स्ट टेबल 13 पे चलते हैं। इसमें क्या है, जैसे मैं बताया, उन्होंने 5 न्यूट्रिएंट्स दिए हैं मिनरल्स तक, एंड रफेज एंड वाटर नहीं इंक्लूड किए हैं। उसका फंक्शन क्या रहेगा मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स वो एनर्जी गिविंग फूड रहेंगे, प्रोटीन बॉडी ग्रोथ के लिए यूज़ होगा, एंड विटामिन एंड मिनरल्स दे आर बॉडी प्रोटेक्शन फूड्स, वो प्रोटेक्शन देंगे हमें। सोर्सेज क्या रहेंगे वो अभी हम डिस्कशन करते हैं डिटेल में। एनसीईआरटी ने आपको ब्लैंक दिया है, जो टेबल है वो ब्लैंक दिया है। आई विल एडवाइज यू टू फिल इट योर सेल्फ फ्रॉम योर साइड विद योर नॉलेज। यू शुड
check on internet, your books, from your seniors, from your peers. Don't copy paste from here. कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं बेटा, दे आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मिलेंगे कहाँ से हमसे? जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेगा ना खाने का, जैसे साउथ इंडिया में, जैसे साउथ इंडिया की बात आती है हमें क्या दिमाग में आता है? दे आर ईटिंग राइस इन द फॉर्म ऑफ इडली, डोसा, वड़ा, सब कुछ वो राइस खाएंगे डायरेक्ट, लेमन राइस, तो वो राइस ज़्यादा खाते हैं। वेयर एज इन नॉर्थ इंडिया व्हीट का कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा। तो जो हमारे जो डाइट है उसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा, जो ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं वो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, दैट इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो फ्रूट और वेजिटेबल में मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट का यूज़ कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट का यूज़ होगा बेटा एनर्जी गिविंग फूड, दे आर एनर्जी गिविंग फूड, हमारे शरीर को एनर्जी देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, उस ब्रेकफास्ट लंच में जो कार्बोहाइड्रेट आपको मिले वो आपने कहाँ यूज़ किए? आज की जो सारी भागदौड़ की, स्कूल गए, स्कूल में खेले कूदे, वापस आए, कोचिंग क्लासेस के लिए गए, शाम में स्पोर्ट्स में खेले, वो सब एक्टिविटी आपने कार्बोहाइड्रेट से के थ्रू की है, जो डेली की एनर्जी चाहिए। वेयर एज जो फैट है, दे आर स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। फैट भी हमारी बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में सेव होते हैं, लेकिन ये बिलो आवर स्किन के अंदर इनर पार्ट में ये इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस, ये क्या है जो यहाँ हमारे जमा हो जाता है? ये क्या है? फैट है, जो स्टोर हाउस है। इन केस किसी दिन मान लिया मेरे को खाना नहीं मिल पाता है, तब मेरा शरीर उस फैट को कंज्यूम करेगा फॉर डेली एक्टिविटी, फॉर एनर्जी के लिए। ये मिलेगा कहाँ से? एवोकाडो, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, फैटी फिश, इन सब से। और हम ऐड कर सकते हैं घी, बटर, ऑयल, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स यह रहेंगे। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन का क्या रोल रहेगा? टू रिपेयर, बिल्ड एंड रिन्यू द ऑर्गन्स, बेसिकली ग्रोथ के लिए। मिलेगा कहाँ से हमें? मीट, फिश, एग, बीन्स एंड लेंटिल्स, दाल वगैरह जो रहती है उनसे। विटामिन का क्या रोल रहेगा? जैसे मैं बताया, विटामिन एंड मिनरल्स आर बॉडी प्रोटेक्टिंग फूड। तो ये डिफाइन करेंगे बॉडी हमारी डिजीज से। डिफरेंट टाइप के विटामिन होंगे, अभी हम समझेंगे उनके बारे में। अलग अलग विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, उनके बारे में हम समझेंगे। इनका रोल क्या रहेगा? दे डिफेंड आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीज। हर एक विटामिन एक अलग डिजीज से बचाएगा। मिलेंगे कहाँ से हमें? फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट एंड मीट। मिनरल्स सेम एज डिफाइंड करते हैं, लेकिन उनको स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट एंड डिफेंड्स बॉडी फ्रॉम द डिजीज। मिनरल्स बहुत कम क्वांटिटी में लेंगे और हमारी बॉडी को डिफेंड करने के लिए काम आएंगे। अब मिनरल्स मिलते कहाँ से हैं? डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन। वो मिलेंगे कहाँ से? फ्रूट, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट, मीट एंड सी फूड से। इज वाटर ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स? जो मैं बोल रहा था वही आगे लाइन, क्या वाटर भी एक न्यूट्रिएंट्स है? One should drink sufficient water every day as it helps in the absorption of the nutrients from the food. पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। It helps in the absorption of the nutrients from the food. जो मैंने फूड लिया, ये सब खाया, उसको अब्जॉर्व करने के लिए पानी हमारी हेल्प करता है। इन एडिशन, प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स रिच इन फाइबर, जो प्लांट बेस्ड फूड आइटम, जो प्लांट के थ्रू हमें फूड आइटम मिलते हैं ना, जिसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं, फॉर एग्जांपल खीरा, टमाटो, जो हम सलाद में यूज़ करते हैं, कॉल्ड रफेज, आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी एज दे हेल्प इन ईजी डिफिकेशन। जो एक्सक्रीटा हम पास करते हैं इजेशन के थ्रू, मॉर्निंग में जो हम फ्रेश होते हैं ना, दैट इज, तो उसमें रफेज बहुत हेल्प करते हैं। बिकॉज जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में रफेज क्या है? उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देंगे, डाइजेशन के सिस्टम को स्लो डाउन कर देंगे और इजीली डिफिकेशन में हमारी हेल्प करेंगे। हमें कभी कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल इस टाइप की बीमारियां नहीं होंगी। बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ए बैलेंस डाइट इन द क्लास विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द नीड ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। द डिस्कशन में इंक्लूड व्हाट इज द बैलेंस डाइट एंड व्हाई शुड वी टेक अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है, हमें बैलेंस डाइट क्यों लेनी चाहिए। व्हाट वुड हैपन इफ आवर बॉडी इज डेफिशिएंट इन एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, इनमें से कोई एक चीज़ है, कोई बच्चा है जो प्रोटीन कम खा रहा है,
जिसका प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो उसे क्या होगा, तो उसे प्रोटीन से रिलेटेड कोई बीमारियां हो जाएंगी, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। विद दिस ये वाला पार्ट, इस एक्टिविटी का ये वाला पार्ट खत्म होता है। हमने कंप्यूटेंसी लर्न की डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बैलेंस फूड, फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ बैलेंस फूड। हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूएंट बैलेंस फूड के क्या हैं, ये 5 दे रखे हैं, साथ में वाटर एंड रफेज, उनको समझा और उनका फंक्शन समझा कि वो फंक्शन क्या करते हैं, एंड एट द लास्ट सोर्स कहाँ से मिलता है, इस बारे में हम सोर्स ऑफ बैलेंस फूड समझा। अब हम मूव करते हैं इसी कॉम्पिटेंसी, इसी एक्टिविटी के सेकंड पार्ट में। एक बात और मैं बता रहा था आपको कि जो आप येलो कलर में देख रहे हैं, ये येलो कलर में जितना भी लिखा हुआ है ये मैंने ऐड किया है अपनी तरफ से। एनसीईआरटी द्वारा प्रोवाइडेड जो ब्रिज कोर्स है उसमें ये सब नहीं है, और जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड देख रहे हैं वो एनसीईआरटी द्वारा प्रोवाइडेड है और इम्पॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने उसको ब्लू कलर में हाईलाइट किया है। तो येलो कलर मैंने दिया और ब्लू कलर एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इस एक्टिविटी में क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीज। जो हम बात कर रहे थे कि मान लो कार्बोहाइड्रेट नहीं, कोई बच्चा कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट है तो उसको क्या दिक्कत हो जाएगा, प्रोटीन डेफिशिएंट फूड खा रहा है तो क्या दिक्कत हो जाएगा, वो सब डिस्कशन करेंगे। कंपिटेंसी इसमें क्या लर्न करेंगे हम, इन्फरिंग केस स्टडीज रिलेटेड टू डिजीज काज ड्यू टू डेफिशिएंसी। इन्फर करेंगे हम, बेसिकली क्या सीखेंगे, इन्फर करना सीखेंगे। केस स्टडी दे रखी हैं, उसको इन्फर करेंगे, उससे हम रिजल्ट निकालेंगे कि ये बीमारी थी, उसके पीछे रीज़न क्या था, ये बीमारी थी तो इसका मतलब मैंने ये वाली चीज़ नहीं खाई इसीलिए मेरे को ये दिक्कत हुई, उसको हम इन्फर करेंगे। इन्फर का मतलब क्या होता है, इन्फर का मतलब होता है टू डिराइव बाय रीजनिंग, कंक्लूड और जज फ्रॉम एविडेंस। एविडेंस का यूज़ करेंगे और रीजनिंग का यूज़ करते हुए हम डिराइव करेंगे, कंक्लूड करेंगे, एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे। केस स्टडी क्या है, केस स्टडी होता है बेटा डिटेल स्टडी ऑफ ए पर्सन, ग्रुप, सिचुएशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। किसी व्यक्ति, समूह, परिस्थिति आदि का एक समयावधि में विस्तृत अध्ययन करेंगे। किसी पर्टिकुलर आदमी का केस स्टडी करेंगे, मान लिया हम समझेंगे कि इसको ये बीमारी क्यों हुई, तो वो केस स्टडी समझेंगे। हम ये वर्ड यूज कर रखे थे इसीलिए मैंने ये वर्ड्स का डेफिनेशन आपको समझाया है कि ऐसा क्यों। इसमें बेटा 2 केस स्टडी दे रखी हैं। पहली केस स्टडी, इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयज मीन्स ट्रेवल, लंबी लंबी यात्रा के लिए जाते थे पहले। सेलर्स ऑफन सफर फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स। जो सेलर जाते थे ना समुद्र में लंबी यात्रा के लिए चले गए, जैसे कोलंबस और वो सब की बात करते, वास्को डी गामा, वो सब लंबी लंबी यात्रा पे जाते थे तो क्या होता था, उनको दिक्कत आ जाती थी, क्या, ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स। जो हमारे गम्स हैं, मसूड़े, वो ब्लीड करना शुरू कर देते और मसूड़े में सूजन आ जाती थी। डिजीज कॉल्ड स्कर्वी, जिसको बाद में पता चला कि इस बीमारी का नाम क्या है, स्कर्वी। During a voyage in 1746, Scottish physician James Lind observed that sailors that consume lemons and oranges recovered from these symptoms. नाम मैटर नहीं करता है, ईयर ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, बेसिक आपको समझना क्या है इस वाले केस स्टडी से, कि जब सेलर्स लंबे वॉयज में जाते थे तो उनको गम्स की दिक्कत हो जाती थी, और ये गम की दिक्कत को बाद में क्या नाम दिया गया, स्कर्वी। और ये ठीक कैसे होती थी, अगर ड्यूरिंग द ट्रैवल मैं कुछ लेमन ऑरेंजेस खा लूँगा तो उस ट्रैवलर को ये दिक्कत नहीं होती थी। जब बाद में साइंटिफिक इवोल्यूशन हुआ तब हमें पता चला दीज आर सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट्स हैं जिनसे स्कर्वी रोग नहीं होता है, स्कर्वी रोग नहीं होता है, जो कि विटामिन सी है। स्कर्वी किसकी कमी से होगा, बाद में हम समझेंगे स्कर्वी किसकी कमी से होगा, विटामिन सी की कमी से होगा, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा। तो उसको फुलफिल कैसे करेंगे, हम विटामिन सी ज़्यादा ले लेंगे, और विटामिन सी कहाँ मिलेगा, खट्टे पदार्थों में, सिट्रस फ्रूट में, ऑरेंज, लेमन, स्वीट लाइम, इन सब में मिलेगा। बस केस ए का यही है। नेक्स्ट सेकंड केस स्टडी, इन द 1960s 1960 के आसपास इंडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट सेवरल इंडिविजुअल इन द हिमालयन रीजन, हिमालय के रीजन में, एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया,
जो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है ना, लाइक यू कैन से हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, वो वाला एरिया, उसमें क्या हुआ, डेवलप स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, यहाँ गर्दन के फ्रंट वाले हिस्से में। उनको क्या दिक्कत देखी बेटा, इंडियन साइंटिस्ट ने 1960s में क्या देखा कि जो ये वाला रीजन बता रहे हैं ना, गैंगेटिक प्लेन वाला, उसमें मान लिया एक आदमी है कोई, तो इसका नॉर्मल आदमी ऐसा होता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस उस आदमी के यहाँ में इस तरह से सोलन नेक हो जाती थी, तो इस गर्दन बढ़ जाती थी, तो इसको बेटा बाद में नाम दिया गया गोइटर, इसको बाद में नाम दिया गया गोइटर, ए सिम्टम ऑफ गोइटर, गोइटर का सिम्टम थे ये। द सिम्टम वर रिड्यूस्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ द आयोडाइज्ड साल्ट। अब ये बीमारी कैसे ठीक होती थी, जब आदमी से रिसर्च हुआ, पता चला, तब पता चला कि अगर कोई बंदा जिसको इस टाइप के सिम्टम हो रहे हैं, वो ऐसा नमक खा लेता है जिसमें आयोडीन, आयोडीन इज ए मिनरल, एक टाइप का मिनरल है, अगर वो ऐड किया हुआ नमक वो रेगुलर कंज्यूम करना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे ये बीमारी ठीक हो जाएगी और वो आदमी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टाइप उसकी नेक हो जाएगी। ये समझा रखा है बेटा। तो हमें क्या समझ में आया कि गोइटर आयोडीन से ठीक हुआ। फर्स्ट केस स्टडी में हमें क्या समझ आया, जो स्कर्वी बीमारी थी वो किसकी डेफिशिएंसी से थी, वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से थी। और वो ठीक कैसे हुआ, सिट्रस फ्रूट का यूज किया उसने, सिट्रस फ्रूट मीन्स लेमन, ऑरेंज एंड स्वीट लाइम। सेकेंड केस स्टडी में हमने समझा कि जो गोइटर बीमारी है वो किसकी कमी से हुई, आयोडीन की कमी से। और ये ठीक कैसे हुई, आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज किया बेटा। अगर आयोडाइज्ड सॉल्ट का हम यूज करेंगे रेगुलर तो ये ठीक हो जाएगा। ये दो केस स्टडी हैं, केस स्टडी को हमने डीप में जाके समझा। What do you interpret from these case studies? Which nutrients was deficient in their diets? उनकी डाइट्स में किस न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, जैसे स्कर्वी में किसकी कमी थी, विटामिन सी की, गोइटर में किसकी कमी थी, आयोडीन की। Why did the consumption of a particular food, कोई पर्टिकुलर फूड जैसे सिट्रस फूड इन केस ऑफ स्कर्वी, आयोडाइज्ड सॉल्ट इन केस ऑफ गोइटर, गिव देम रिलीफ, उनको रिलीफ क्यों मिला, क्योंकि बेटा उनको स्कर्वी रोग हुआ था, और स्कर्वी रोग का रीजन क्या था, लैक ऑफ विटामिन सी, मीन्स डेफिशिएंसी डिजीज थी ये। इन शॉर्ट आपको ये समझाना चाह रहा है कि विटामिन सी की कमी थी तो डेफिशिएंसी होगी, तो उससे उसको डेफिशिएंसी डिजीज होगी जिसका नाम था स्कर्वी। सिमिलरली इन सेकेंड केस जब उसको गोइटर हुआ तो उसको आयोडीन की कमी थी, तो वो डेफिशिएंसी डिजीज थी। डिस्कस विद योर पीयर्स। तो यही सब डिस्कशन आपको अपने दोस्तों के बीच में करना है, अपनी तरफ से कुछ बताना है, उनसे कुछ समझना है। हमने क्या समझा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज को समझा। डेफिशिएंसी डिजीज आर कंडीशंस कॉज्ड बाय ए लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी रहेगी इन द बॉडी, पर्टिकुलरली विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स मतलब बॉडी प्रोटेक्शन वाले वो थे फूड, लीडिंग टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम आ गई। दीज डिजीज अराइजेज व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑफ ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है काफ़ी दिनों से, ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, इम्पैक्टिंग इट्स नॉर्मल फंक्शन। ऐसा नहीं है कि एक दिन मैं आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं खाऊंगा तो मेरे को गोइटर हो जाएगा। इसका मतलब ये है बेटा, ओवर ए एक्सटेंडेड पीरियड, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, कई सालों से मेरा विटामिन डी नहीं खा रहा हूँ तो मेरे को कोई पर्टिकुलर दिक्कत हो जाएगी, विटामिन सी नहीं खा रहा हूँ तो स्कर्वी हो जाएगा, आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं खा रहा हूँ तो आयोडीन हो जाएगा। इस टाइप से बता रखा है बेटा इसके थ्रू। ये लाइन मैंने ऐड की है आपको समझाने के लिए। अब मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट उस पर, कॉज, सिम्टम्स एंड रेमेडी ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज का कॉज क्या है, कारण क्या है, उसके सिम्टम क्या रहेंगे और रेमेडी क्या करेंगे। हैव ए डिस्कशन इन द क्लास रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। ये कुछ देखिए, ये विटामिन दे रखे हैं,
ये कुछ न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं जिनसे कि डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी। उनसे डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होगी उसका नाम लिखना है अपने को, सिम्टम लिखना है कि दिक्कत आपको लगेगी क्या। नाम तो पता चल गया मुझे नाइट ब्लाइंडनेस, लेकिन उसमें दिक्कत रियल में आपको क्या महसूस होगा। सिम्टम समझते हो ना, सिम्टम क्या होता है। सिम्टम बेटा, भाई मान लिया किसी ने बोला कि मेरे को फीवर आ गया सर, तो फीवर का तुम्हें कैसे पता चला फीवर आ गया। सर मैंने थर्मोमीटर लगा के देखा था, मैंने हाथ टच करके देखा था, माथे पे टच करके देखा था, गर्म लग रहा था। तो जो गर्म लग रहा था ना, दिस इज सिम्टम्स। तो वो सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। फूड आइटम विच कैन रिड्यूस या फिर क्योर द सिम्टम, वो फूड आइटम जो मैं खाऊंगा तो मेरा नाइट ब्लाइंडनेस दूर हो जाएगा। इस टाइप से आपको ये टेबल भरनी है। इन्होंने 5 दिए हैं, आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने आपके लिए टेबल तैयार की है, वो मैं दिखा देता हूँ। ये है बेटा, 1 बाय 1 हम डिस्कशन करते हैं। हाँ, आपको ये बता देता हूँ बेटा, डेफिशिएंसी डिजीज, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिएंट्स आपने 6th क्लास में पढ़ा, 7th क्लास में पढ़ा, अभी 8th में पढ़ रहे हैं। ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, मेक इट वेरी क्लियर। तो बेटर है, मेरा ये मानना है, इसको इतने अच्छे से सीख लो कि आपको रटने की ज़रूरत ही ना पड़े। समझ लो, अपना एक चार्ट बना लो और आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड समझ आ जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आयरन पूछा कि आयरन की कमी होगी, और मैं अगर पहला आइटम स्पाइनच लिख दूंगा, पहला आइटम गुड लिख दूंगा, तो टीचर ऑटोमेटिकली मेरे से इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ यार इसको पता है। उसके बाद मैं मिल्क लिख दूँ, फ्रूट्स लिख दूँ, चल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पक्का पकड़ लो कि विटामिन किस में होंगे, विटामिन बी किस में होगा, विटामिन सी किस में होगा। वो चीज़ आप ज़िंदगी भर के लिए याद कर लो, और एक बार याद कर लो और ज़िंदगी भर उसको याद रखो, क्योंकि ये बार बार आने वाला है, पीछा नहीं छोड़ेगा। विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, बट ऑब्वियस है। उसमें सिम्टम क्या आएंगे, आपको क्या दिक्कत होगी, ड्राई आईज आपकी ड्राई हो जाएंगी। यू मस्ट बी अवेयर, आईज के ऊपर में एक पानी की टीयर्स की, डायरेक्टली बोलूँ तो टीयर की, एक आंसू की एक लेयर होती है। बच्चों को लगता है आंसू सिर्फ रोते हुए आते हैं, नहीं, एक टीयर की लेयर पूरा दिन हमारी आइज़ के ऊपर रहती है। इसीलिए हम आइज़ को ऐसे झपकते हैं, ऐसे झपकते हैं। क्यों? सच दैट हमारी आइज़ के ऊपर वो लेयर रहे। विजन लॉस, आइज़ का विजन लॉस हो जाएगा। मिलेंगे कहाँ कहाँ, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। अगर आपने फर्स्ट वर्ड कैरेट लिख दिया, स्पाइनच लिख दिया, इट मीन्स उसको समझ आ जाएगा। उसके बाद मिल्क, एग, ये सब चीज़ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली विटामिन सी, स्कर्वी, दिक्कत क्या होगी, ब्लीडिंग गम्स, स्वेलिंग इन जॉइंट्स। मैंने लिख दिया पहला ऑरेंज, लेमन, समझ आ गया सामने वाले को कि हाँ इसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। विटामिन डी क्या होगा बेटा, रिकेटस हो जाएगा। रिकेटस में क्या होगा, आपकी बोन डेंसिटी कमज़ोर हो जाती है, वीक बोन्स हो जाएंगी, एंड डीके ऑफ टूथ, आपकी बोन डेंसिटी कमज़ोर हो जाएगी, और बोन्स कमज़ोर होने से उनका शेप बैंड हो जाता है। विटामिन डी मिलता कहाँ से, मेजर सोर्स रहेगा सनलाइट। तो मेरा एडवाइस है, आप पहला वर्ड सनलाइट ही लिखो, उसके बाद एग, मिल्क वगैरह लिख दो। नेक्स्ट, आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है बेटा, अनीमिया। अनीमिया में होता क्या है, अनीमिया सुना तो कई बार होगा। अनीमिया में बेटा बेसिकली आपको कमज़ोरी सी महसूस होगी कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, थकावट सी हो रही है। आप ब्लड चेकअप कराओगे तो वो बोल देगा कि आपका एचबी कम है, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है, तो अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन टू बॉडी पार्ट्स। तो इसमें होता क्या है, बॉडी पार्ट्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और आपका एचबी कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। और मिलेगा कहाँ से, स्पाइनच से। स्पाइनच सबसे पहले लिख दो। रेड मीट से, अंडे से। और कुछ नहीं हो रहा तब फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन के बारे में हम सफिशिएंट डिस्कशन कर चुके हैं। गोइटर होगा, स्वेलन नेक होगी, आयोडीन साल्ट से सॉर्ट आउट हो जाएगा। विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाएगा। सिम्टम क्या रहेंगे, फटीक, वीक मसल्स एंड सीवियर वेट लॉस। वेट लॉस बहुत ज़्यादा घटेगा। मीट, फिश, होल ग्रेन से ये फुलफिल हो जाएगा। विटामिन ई, विटामिन ई से दिक्कत क्या होती है बेटा, लेस कॉमन बीमारी है, रेगुलर नहीं होती, लेस फर्टिलिटी हो जाती है बेटा। फर्टिलिटी मीन्स नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करने में दिक्कत आती है। मिलेगा कहाँ से, वेजिटेबल ऑयल, नट्स, सीड्स, ग्रीन वेजिटेबल। विटामिन के, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड,
विटामिन के अगर मेरे में कम होगा तो इन केस मैं खेल रहा हूँ और मुझे कुछ कट वगैरह लग गया तो क्लोटिंग नहीं होगी। क्लोटिंग मीन्स ब्लड के थक्के नहीं जमेंगे, ब्लड बंद नहीं होगा, बहता रहेगा। तो अगर किसी बच्चे को आप देखते हो कि उसका ब्लड कंटिन्यू बह रहा है, इट मीन्स उसके ब्लड क्लोटिंग की दिक्कत है, तो उसका विटामिन के की चेकअप करा सकते हैं आप। मिलेगा कहाँ से? मीट, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स। मेरा ये एक एडवाइस है, इनकेस आपको याद नहीं रहता है, ये नहीं है कि हर बार आप यही कर देना, मैं एक एडवाइस वैसे दे रहा हूँ कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब मिल्क, एग, मीट, ग्रीन वेजिटेबल ये लिख के आ जाना, फिर भी कुछ तो नंबर मिलेंगे। बेटा इसमें कॉम्पिटेंसी हमने क्या लर्न की? जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था, इन्फर करना सीखा हमने। सेकंड, केस स्टडी को सीखा। केस स्टडी रिलेटेड टू डिजीज काज ड्यू टू डेफिशिएंसी। हमने जो डेफिशिएंसी से दिक्कत आ रही थी उनकी 2 केस स्टडी हमने समझी। बेसिक नॉलेज ऑफ डिजीज के बारे में हल्का फुल्का हमने समझने की कोशिश की। अभी बेटा 2.2 की बी एक्टिविटी आ गई है। ए पार्ट हम कर चुके हैं, अब हम बी पार्ट में जा रहे हैं। पर्टिकुलर इस वाली एक्टिविटी में कंपिटेंसी हम क्या लर्न करेंगे? स्टेप्स इन्वॉल्व इन फूड ट्रांसपोर्टेशन, वैल्यू ऑफ लोकल फूड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फूड माइल। सबसे इंपॉर्टेंट है फूड माइल का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा तब समझ में आ जाएगा। स्टेप इन्वॉल्व समझेंगे फूड ट्रांसपोर्टेशन में, फूड जहाँ से पैदा होता है और जहाँ कंज्यूम हो रहा है उसके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व हैं वो समझेंगे। वैल्यू ऑफ लोकल फूड, अगर मान लिया मैं साउथ इंडिया में हूँ तो वहाँ जो लोकल फूड राइस है, इडली है, डोसा है, अगर वही चीज़ कंज्यूम कर रहा हूँ तो उसका क्या फ़ायदा होगा। एंड एट लास्ट फूड माइल का कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग द एक्टिविटी, जैसे आपको पता ही है बेटा, इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। यहाँ डिफरेंट टाइप्स के कल्चर हैं, डिफरेंट टाइप के फूड कल्चर हैं, मिट्टी अलग अलग टाइप की है, एटमॉस्फेयर अलग अलग टाइप का है, वेदर कंडीशन अलग अलग हैं। उसी हिसाब से इंडिया में फूड भी डाइवर्स टाइप के मिलते हैं। जैसे साउथ इंडिया में मैं बता चुका हूँ अलग टाइप का फूड मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में अलग, ईस्ट में जाओगे अलग, वेस्ट में जाओगे अलग। तो वही चीज़ बता रहा है। India is an agriculture country with diverse soil and climate types. Where a large number of people are involved in farming practice, we cultivate several kind of crops. हम different type के crops पैदा करते हैं, vegetables, fruits, oilseed, fiber, etc. in different regions, depending on the climate and soil type. मैंने बताया अलग अलग टाइप के climate हैं और soil type भी अलग अलग है। We obtain our daily food item from these crops. हम अपना फूड आइटम इन क्रॉप से लेते हैं, विच में बी ग्रोन लोकली और एट फार ऑफ प्लेसेस। मान लिया मैं साउथ इंडिया में रह रहा हूँ और साउथ इंडिया में रह के मैं चाहूँ कि कोई ऐसा फ्रूट खाऊं जो कि असम में पैदा हो रहा है, या फिर मेरे को कोकोनट खाऊं, कौन सा इजीली अवेलेबल होगा, कौन सा सस्ता होगा, वो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। विच में भी ग्रोन लोकली, मान लिया नारियल है वो मेरे को लोकली मिल गया, तो कई जगह ऐसा है 10 रुपये का मिल जाता है नारियल, और वही नारियल अगर आप साउथ इंडिया में चेक करोगे तो 80 रुपये का मिल रहा है, 100 रुपये का भी मिल रहा है। और एट फार ऑफ प्लेसेस, या फिर मैं दूर की चीज़ खाऊंगा, उसके बारे में बता रहा है। वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज फूड रिसोर्सेज फॉर अवर सर्वाइवल। थिंक एंड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करो। हाउ डज फूड रीच फ्रॉम एन एग्रीकल्चर फार्म, एग्रीकल्चर फार्म से स्टार्ट करके टू द लोकल मार्केट एंड देन आवर हाउसेस। जैसे मैं बताया, एक राइस का कॉन्सेप्ट बताया कि मान लो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और साउथ इंडिया में जो चावल पैदा हुआ, मेरे को कोई पर्टिकुलर टाइप का चावल है, भाई कोहिनूर राइस है, मेरे को केरला वाला चाहिए, तो वो केरला में पैदा हुआ, एग्रीकल्चर फार्म से लेके कैसे वो वहाँ के लोकल वेंडर के पास पहुँचा, फिर मेन वेंडर के पास पहुँचा, फिर उसने ट्रांसपोर्ट करके दिल्ली पहुँचाया, दिल्ली में होलसेल मार्केट में आया, होलसेल से फिर मेरे पास आया, धीरे धीरे करके मेरी थाली तक पहुँचने में उसने कितना टाइम लगाया, कैसे पहुँचा, वो सब। सेकेंड, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। इसमें कौन कौन सी स्टेप इन्वॉल्व हैं। कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट इन्वॉल्व इन दिस होल प्रोसेस।
क्या आप वो एनर्जी या एफर्ट्स या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसके बारे में सोच सकते हो कि कितना कॉस्ट लगा होगा केरला का चावल मेरी थाली तक आने में, या फिर ऑस्ट्रेलिया का कोई फ्रूट मेरी प्लेट में आने में, या फिर अमेरिका को कोई स्पेशल खाना मेरी प्लेट तक पहुंचने में, वो सब बोल रहे हैं। अब बेटा इसने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है और बहुत एक्सप्लेन करके दिया है, उसको समझने की कोशिश करना, और रियल लाइफ एग्जाम्पल है। आप आफ्टर दिस एक्टिविटी आप उस चीज़ को फील भी करोगे। यू ईट चपाती, राइस एंड वेजिटेबल एवरी डे। डू यू नो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट दीज फूड आइटम्स फ्रॉम द फार्म? फार्म से ये आपके प्लेट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितना एनर्जी लगती है? ऑब्जर्व इन फिगर 13 एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व टू गेट द व्हीट फ्लोर वंस सीड ग्रेन जर्मिनेट। सीड ग्रेन जर्मिनेट हुए वहाँ से लेके एंड मेकिंग द चपाती, चपाती बनने तक, मेरी प्लेट में पहुँचने तक उसने कितना सफ़र किया, कितना वो घुमा, उसके बारे में समझा रहा है इस पिक्चर के थ्रू। सबसे पहले फर्स्ट पिक्चर में क्या समझाया बेटा? कल्टीवेशन ऑफ व्हीट क्रॉप। व्हीट क्रॉप को उसने कल्टीवेट किया। कलेक्शन ऑफ व्हीट ग्रेन्स, व्हीट ग्रेन्स को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। थ्रेसिंग ऑफ व्हीट ग्रेन्स, थ्रेसिंग किया, व्हीट ग्रेन को मार मार के, जैसे लेडीज़ मार मार के वो ग्रेन्स को बाहर निकाल रहे ना, थ्रेसिंग वो प्रोसेस। पैकेजिंग ऑफ व्हीट ग्रेन्स, उसको बोरे में भर भर के, कट्टे में भर भर के भेजा, ट्रांसपोर्ट किया। ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट फ्लोर, अब जो गेहूं निकल के आए उसको मैंने आटा बनाया चक्की में ले जाके। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीट फ्लोर, इसने तो सिर्फ एक स्टेप में आपको ट्रांसपोर्टेशन दिखा दिया, लेकिन रियल में अगर आप ये खुद बनाने जाओगे ना तब आपको पता चलेगा। एक किसान है वो लोकल वेंडर को बेचता है, लोकल वेंडर फिर मेन होलसेल मार्केट में ले जाएगा उसको, जहाँ 1000 दो हज़ार बोरियाँ एक साथ बिकेंगी। फिर वो एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में, जो मैं केरला का एग्जांपल बता रहा था, वो एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट के मेन वेंडर के पास होलसेल मार्केट में लेके जाएगा, वहाँ उसको खरीदेगा। फिर वो सब वेंडर को बेचेगा, सब वेंडर फिर लोकल दुकानदार को बेचेगा, लोकल दुकानदार से मैं खरीद के लाऊंगा, फिर मैं उसको कंज्यूम करूँगा। तो इन्होंने तो सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन बोल दिया, लेकिन अगर रियली में आप जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन इज ए वेरी लेंथी प्रोसेस। उससे मेकिंग चपाती, चपाती बनेगी और चपाती ऑन प्लेट, प्लेट में चपाती आ गई। यही चीज़ मैंने अपने बच्चे को समझाने के लिए, ये तो मैं आज पढ़ रहा हूँ, अभी 1-2 दिन पहले मैंने टॉपिक पढ़ा और समझ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे बहुत पहले मैं अपने बच्चे को ये खाने के इम्पोर्टेंस समझाना चाह रहा था, तब मैंने उसे बोला भी था, मैं कहा बेटा एक काम करो, ये ज़मीन पड़ी, तुम इसमें सिर्फ एक टाइम का खाना, एक टाइम का खाना 2 चपाती प्रोड्यूस करो और खा के दिखाओ, और फिर उसके बाद ज़िंदगी भर तुम कभी एक चपाती का एक बाइट भी कचरे में नहीं जाने दोगे, अगर एक बार तुमने वो पैदा करके खा लिया। एंड दिस इज द सेम रिक्वेस्ट टू यू ऑल। एक बार एक चपाती के लिए आप अनाज पैदा करके देखो, तब आपको पता चलेगा वो एक किसान कितने एफर्ट्स डालता है, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्च है। उसके बाद ज़िंदगी में कभी बेटा फूड वेस्ट नहीं करोगे। हज़ारों लोग भूखे सो रहे हैं और आप लोग वेस्ट कर रहे हो। लुक एट द मैटर। तो एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम। अब ये बेटा बता रहा है कि जो एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल की ना, एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बैग ऑफ व्हीट, एक बैग ऑफ व्हीट ने ट्रेवल किया, या फिर कोई और फूड आइटम भी हो सकता है, जैसे मैं राइस का एग्जांपल दे रहा था, आप कोकोनट का एग्जांपल ले सकते हो। फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज नोन एज इट्स फूड माइल। यहाँ आपको बेटा फूड माइल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहा है। यहाँ फूड माइल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहा है। एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बैग, तो मैं क्या बोल दूँ? एंटायर डिस्टेंस बाय फूड, शॉर्टकट बता रहा हूँ, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज फूड माइल। जो पूरा डिस्टेंस कवर किया ना उसको फूड माइल बोलते हैं बेटा।
डू फूड माइल्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स? ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या ये फूड माइल का कोई इफेक्ट पड़ेगा आपके जो कॉस्ट आपने पे किया? मेरा क्वेश्चन फिर से घूम के वहीं जाता है कि एक नारियल पानी है, मैं केरला में खड़ा हूँ और मेरे को नारियल पानी मुझे मिल रहा है तो 10 रुपये का मिल गया। वही नारियल पानी अगर मैं दिल्ली में जाके ख़रीद रहा हूँ तो 100 रुपये का क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस फूड माइल कॉन्सेप्ट, कि वो जो ट्रैवल में एनर्जी, एफर्ट्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा वो ज़्यादा महंगा है। दिस इज़ द रीज़न कि इस बुक के थ्रू वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनादास, जहाँ रहो वहीं का लोकल फूड खाने की कोशिश करो। आप गुजरात जाते हो तो वहाँ गुजराती थाली, काठियावाड़ी थाली, ढोकला खाओ। साउथ इंडिया जाते हो तो इडली, डोसा, वड़ा, सांभर वो सब खाओ। नॉर्थ इंडिया जाते हो तो पंजाबी, अमृतसरी, नान ये सब खाओ। इस टाइप से समझा रखा है बेटा। कोरिलेट द कॉस्ट ऑफ फूड आइटम विद ह्यूमन एफर्ट्स, एनर्जी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल। कोरिलेट करो तब आपको लगेगा कि हाँ लोकल फूड अच्छा है। By the food item to reach our home. If we reduce the food miles, it can help to cut down the cost as well as pollution caused by the transportation. अब मान लिया नारियल पानी पैदा हुआ, मैंने वहीं तोड़ा और वहीं खा लिया, वो अच्छा है या वो नारियल पानी तोड़ के फिर मैं डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मेथड से दिल्ली भिजवाऊँ और वहाँ पे कंज्यूम हो? तो बेटर है मैं वहीं के वहीं खा लूँ। तो उससे हमारा ना तो पॉल्यूशन होगा, ना ही पैसा खर्च होगा। हाउ कैन वी रिड्यूस द फूड माइल्स? कैन ईटिंग लोकल फूड हेल्प आवर इन्वायरमेंट एंड फार्मर? क्या अगर हम लोकल फूड खा लें तो इन्वायरमेंट का भी पॉल्यूशन नहीं होगा, तो इन्वायरमेंट को फ़ायदा होगा और फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा, उनको लोकली ही वही फूड वहीं बिक जाएगा। ईटिंग लोकली ग्रोन फूड रिड्यूसेस food miles, help support local farmers, reduce pollution and also keep our food fresher and healthier. ये fresher and healthier का कॉन्सेप्ट आप फ्रूट्स के केस में बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मान लिया मैं बॉम्बे में बैठा हूँ और मुझे एप्पल खाना है शिमला का, वही एक बंदा जो शिमला में बैठा है वो तोड़ के खा रहा है उस एप्पल को। पहली बात तो उसको एप्पल वो बहुत सस्ता मिलेगा, दूसरी बात बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। वेयरएज इन बॉम्बे, अगर मैं बॉम्बे में हूँ, बॉम्बे में रह के वो फ्रूट मेरे तक पहुँच रहा है तो एक तो कॉस्ट बढ़ गया उसका जो मैं एक्सप्लेन कर चुका, दूसरा उसकी फ्रेशनेस भी तो ख़त्म होगी क्योंकि मेरे तक पहुँचते पहुँचते मुझ तक पहुँचते पहुँचते उसे 10 दिन लग गए और उस बंदे ने जो शिमला में था उसने उसी दिन खाया, तो 10 दिन में वो वैसे भी तो ड्राई हो गया। तो वो चीज़ बता रहा है कि फ्रेशर एंड हेल्दियर। इससे हमने ये कॉम्पिटेंसी लर्न की, स्टेप इन्वॉल्व इन फूड ट्रांसपोर्टेशन, वैल्यूज़ ऑफ लोकल फूड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फूड माइल। उन्होंने फूड माइल का कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस कराया और अगर फूड माइल का कॉन्सेप्ट आपको ईजिली समझ आ गया तो आपको वैल्यू ऑफ लोकल फूड भी समझ आ गई होगी। विद दिस आई एम संदीप शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।